हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल एग्जामिनेशन यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती का एग्जाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बिहार एसएससी के द्वारा पिछले 12 वर्षों में, जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का इंटर लेवल के एग्जामिनेशन हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल का सचिवालय सहायक एग्जाम हो, उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। हालांकि पहले भी मैंने इस वीडियो को कवर करवाया हुआ है, लेकिन अब बहुत कम समय बचा हुआ है। आप में से बहुत लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा होगा, इसीलिए मैं दोबारा से इसको फिर से एक बार आपको रिवीजन के तौर पर करवा रहा हूँ। घटना चक्र है या बिहार एसएससी सीजीएल का, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार तैयारी कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, वहां पर इसको जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष और किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। देखिए प्रश्न है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। देखिए यह प्रश्न जो है यह बिहार एसएससी फर्स्ट सीजीएल पीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता के जाइएगा। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -40। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि -40 ही क्यों होगा। आप सभी वैल्यू को चाहे तो इस फॉर्मूला पर पुट करके यहाँ पर देख सकते हैं। C/100 होता है, F-32 अपॉन कितना होता है, 180 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -40 ही आंसर क्यों होगा मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर -40 पुट करेंगे, C के जगह भी और F के जगह भी। तो ये -40/100 हो जाएगा, क्योंकि C की जगह मैंने -40 पुट किया है। फिर -40 F के जगह पुट करेंगे तो ये -40 हो जाएगा, और -32 तो है ही फॉर्मूला में, अपॉन 180 होता है, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला में बताया गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इस एक जीरो से यहाँ 180 वाला एक जीरो कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 18 चौका कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो इधर भी -72 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में देखिए -40 और -32, इनको भी जब ऐड करेंगे तो -72 ही आएगा। देखिए दोनों का जो है यहाँ पर रीडिंग एक समान ही होगा, -72 -72। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर के गुजरती है, कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। तो आपको पता है कि जब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर के गुजरती है, तो फ्रेंड्स उसका आवृत्ति जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। आवृत्ति उसका परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा इसमें से प्रभावित होगा, तो यह केवल तरंग दैर्घ्य और वेग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है। आवृत्ति नहीं बदलती है, तो यहाँ भी आवृत्ति है, यहाँ भी आवृत्ति, यहाँ भी आवृत्ति है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री को अलग वीडियो में एक ही वीडियो में कराया हुआ है, उसी प्रकार से पॉलिटी को और उसी प्रकार से ज्योग्राफी को मैंने कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरा की भांति व्यवहार करता है। इसके द्वारा रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं अधिकतम अगर पूछेगा तो ये कितना होता है, अधिकतम दूरी अनंत होता है। तो इस प्रकार से दोनों को ध्यान रखेंगे। अभी मैंने बताया कि रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, बताइएगा राइट आंसर। देखिए क्लोरोफिल जो होता है यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। प्रोटीन युक्त एक जटिल रासायनिक यौगिक है क्लोरोफिल, और इसी की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है। अच्छा, पत्तियों में कैरोटीन के साथ, यहाँ पर देखिए क्लोरोफिल के साथ जो होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल के साथ अन्य दो वर्णक पाए जाते हैं। कौन से, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये भी पत्तियों में पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये अंतिम उत्पाद है। और एक पूछा जाता है उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद, और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट पूछा गया है। तो जो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है इसका फार्मूला। यहाँ मैं लिख देता हूँ 6CO2 + 6H2O, और आपको पता है कि सनलाइट में ये होता है। सनलाइट में यहाँ पर लिख देता हूँ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, तो C6H12O6 प्लस यहाँ पर होगा आपका 6O2। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना है फ्रेंड्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट बना है। वहीं अगर उप उत्पाद पूछता है इसके साथ बाई प्रोडक्ट, तो ये ऑक्सीजन होता। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक अच्छे बुक में देख सकते हैं। चलो उसके बाद देखिए एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग इनमें से कौन सा है। एस्बेस्टस के कारण, देखिए एस्बेस्टस के कारण जो होता है ये मेसोथेलियोमा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ से 2 प्रश्न मैं और आपको बता देता हूँ। एक मिनी माता रोग है, ठीक है, मिनी माता रोग। मिनी माता जो होता है ये किसके कारण होता है, किसके विषाक्तन के होता है कारण, तो पारा के, ठीक है, पारा के, Hg के। और एक होता है इटाई इटाई जो कि कैडमियम के कारण होता है, इटाई इटाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। अच्छा, मनुष्य के शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और देखिए पैरों में पूछा गया है, तो पैरों में जो होता है यह आपका टिबियो फ्यूबुला होता है। तो यहाँ फ्यूबुला तथा टिबिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिबिया और फ्यूबुला, इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि एक पैर में 2 और दूसरे पैर में 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस तरह के प्रश्न रिपीट भी हो जाएं, होते भी हैं। आजकल एग्जाम हो रहा है, आप देख भी रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं। हल्का है लेकिन निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जीरोप्लेथेलमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो देखिए रक्तचाप जो नियंत्रित होता है यह किसके द्वारा होता है, तो यह अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि इसका एड्रिनल ग्लैंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, इसका नाम है एड्रीनेलिन। यहाँ मैं लिखता हूँ एड्रीनेलिन। इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए मनुष्य का जो रक्तचाप होता है ये कितना होता है, 120/80 mmHg। ये यूनिट भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी यूनिट बदल दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, ऑप्शन में क्या होगा, यूनिट चेंज कर दिया जाएगा, तो यूनिट भी याद रखेंगे। अच्छा, रक्तचाप को मापा किससे जाता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब और लार आने के केंद्र पाए जाते हैं। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, जो कि किसका हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। ठीक है, और देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही जो है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा, मस्तिष्क जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो बिजली के हीटर में नाइक्रोम होता है। अच्छा, टंगस्टन जो होता है आपको पता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है, तो पित्त स्रावित जो होता है यह लीवर से होता है, यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह पित्ताशय में जाकर के संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है, तो आपको पता है इस यंत्र को कहा जाता है पायरोमीटर। क्या कहा जाता है, पायरोमीटर कहा जाता है। एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो एक हॉर्स पावर, हिंदी में अश्वशक्ति कहते हैं, 746 जो होता है वाट होता है। तो यहाँ पर देखिए 746 वाट दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी कि ऊर्जा जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन की कुपोषण से कौन सा रोग होता है, तो ये जो होता है बच्चों में रोग होता है मरासमस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है, बताइए, रिकेट्स जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे रिकेट्स जो होता है ना ये किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन B1 कह लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर
जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। देखिए पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, अधिकतम ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है। ठीक है, अधिकतम पोल पर होता है और न्यूनतम जो होता है ये इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर होता है। तो यहाँ पर देखिए अंटार्कटिका कैंप जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोल पर सर्वाधिक मान जी का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला CaSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? अच्छा, जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। बाकी जो विटामिन हो गया आपका, जैसे कि ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ विटामिन सी दिया गया है, जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद देखिएगा कि दही का खटापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अच्छा, जो खट्टे फलों हैं ना उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 3 प्रश्न में ये वाला प्रश्न से आपका कवर करवाऊंगा। देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या फिर 20,000 को आप 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बराबर है, 20 किलो हर्ट्ज कहिए या 20,000 हर्ट्ज कह लीजिए, दोनों तरह से ध्यान रखना है आपको। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए इसको जो कहा जाता है, इसको फ्रेंड्स कहा जाता है ऑडिबल, यानी कि इसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी रेंज की ध्वनि को मनुष्य की कान सुन सकती हैं। और देखिए 20 हर्ट्ज से जो नीचे का होता है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से जो नीचे का ध्वनि तरंग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, यानी कि अवश्रव्य कहा जाता है। इंफ्रासोनिक कहा जाता है, यानी कि इसको अवश्रव्य कहा जाता है हिंदी में, और इसको हमारी कान नहीं सुन सकती है। देखिए ये 20 किलो हर्ट्ज हो गया, यानी कि 20,000 हर्ट्ज। इससे अधिक की जो आवृत्ति वाली ध्वनि है उसको कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, यानी कि इसको अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक और हिंदी में पराश्रव्य कहा जाता है। इसको भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। तो इस रेंज को आप एटलीस्ट याद रखेंगे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, इसको कहा जाता है श्रव्य या ऑडिबल। 20 हर्ट्ज से नीचे का जो होता है उसको कहा जाता है अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक का होता है उसको अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीमारियों और उनके जांच का सही रूप से दोनों स्तंभों में मिलान करें। एक तरफ देखिए जांच दिया गया, टेस्ट दिया गया, दूसरी तरफ ये किस बीमारी से संबंधित है। विडाल टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा टाइफाइड। उसके बाद देखिए डिक टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा स्कारलेट फीवर। ठीक है, उसके बाद टार्निकेट टेस्ट जो है ये आपका हो जाएगा डेंगू बुखार। RA फैक्टर जो है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गठिया हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट जो है ये एड्स का हो जाएगा। तो सही मिलान इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिएगा 3, 5, 2, 1 और 4। तो देखिए 3, 5, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। तो फ्रेंड्स यह ध्वनि तरंगें जो हैं ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखेंगे। ठोस में इसका वेग अधिक होता है, फिर द्रव्य में और फिर गैस में। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। फिर से देखिए मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन दिया गया है एड्रेनालिन हार्मोन, यह आपका क्या हो जाएगा? गुस्सा या डर के समय स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रोजेस्टेरॉन, और एक है रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन मादा लिंग सेक्स हार्मोन है, याद रखेंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और पुरुष हार्मोन जो होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पुरुष हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन आपका एड्रेनल, गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन महिलाएं। उसके बाद इंसुलिन, बताइए इंसुलिन आपका ग्लूकोज, और फेरोमोन्स साथ ही आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। तो ये आपका मिलान हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए 1, 3, 4, 2 कहाँ पर दिया गया है? 1, 3, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिनीमाता व्याधि, अभी मैंने बताया था मिनीमाता होता है किसके कारण से, तो पारा के कारण से, पारद विषाक्तता के कारण से, ठीक है, इटाई इटाई कैडमियम के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, तो पीतल बना होता है किससे मिलकर के, ध्यान रखेंगे पीतल जो होता है ये तांबा और जस्ता का, ठीक है, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का, ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर। यहाँ पर देखिए तांबा और टीन ये कांसा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कांसा हो जाएगा, और यहाँ तांबा टीन और जस्ता जो है ये गन मेटल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ये ओजोन बायोस्फीयर बचाती है किससे, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ठीक है, ये क्या करती है ना, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, तो फ्रेंड्स यह प्रकाशीय तंतु है, ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को कहा जाता है हिंदी में निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को देख लेता है रोगी परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के इलाज में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हाइपरमेट्रोपिया उसमें उत्तल लेंस का। सापेक्ष आर्द्रता मापी, तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है, और पोटेंशियोमीटर से सेल का, बैटरी का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होता है ये लाल रंग का होता है, यहाँ पर देखिए लाल रंग है, सबसे कम जो होता है ये बैंगनी का होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है उसका विचलन सबसे कम होगा, यानी कि लाल सबसे कम विचलित होगा और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है इसलिए इसका विचलित अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कार्य का एसआई मात्रक, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, ठीक है, न्यूटन मीटर इसका जो होता है मात्रक होता है, जिसको कि जूल कहा जाता है, जूल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाट जो है ये पावर का है, डाइन जो है ना, डाइन फोर्स का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस यूनिट है यह डाइन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक न्यूटन बराबर जो होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, ठीक है, और न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक और सीजीएस डाइन होता है, राइट आंसर जूल होगा कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, तो ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में स्थित है। यह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है, विटामिन का रासायनिक नाम देखिए पूछा गया है, टोकोफेरॉल किसको कहा जाता है, बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन डी को जो है कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है ये अल्टमैन ने किया था। डी ड्यूब या डी डबे, डी डबे भी आपने पढ़ा होगा, लूसेंट वगैरह में डी डबे दिया गया है, बहुत सारे बुक में दिया गया है डी डबे। डी डबे ने किसका खोज किया है, तो डी डबे ने लाइसोसोम का खोज किया है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा पैलाडे ने किसकी खोज किया है, तो राइजोसोम का किया है, और टी बावेरी ने सेंट्रोसोम का खोज किया है। चलो उसके बाद देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पूछा गया है, तो एसआई इसका हो जाएगा आपका वेबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए गॉस दिया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ टेस्ला दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला हो जाएगा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र को गॉस में भी व्यक्त किया जाता है, क्लियर। एक गॉस बराबर कितना होता है, तो एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स पूछा गया तो ये वेबर हो जाएगा। वोल्ट तो आपको पता ही है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा कि गन्ना में जो शुगर केन होता है, जिसको हम लोग ईख बोलते हैं, ठीक है, इसमें रेड रॉट बीमारी होने का कारण क्या है? तो ये होता है रेड रॉट, लाल सड़न बीमारी इसको कहा जाता है। ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप किसको कहा जाता है? आशा धातु हिंदी में कहा जाता है आशा धातु, होप आशा धातु, तो ये आपका यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। अच्छा, हेडलाइट में और एक साइड मिरर होता है। हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है, अवतल दर्पण का, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण आपने पढ़ा होगा, इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वनस्पति घी या तेल के उत्पादन में हाइड्रोजन का। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बता दिया था, लैक्टोमीटर। देखिए, अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है। सबसे सामान्य किस्म का जो कोयला है ये आपका बिटुमिनस होता है, ठीक है। लिग्नाइट जो होगा भूरा कोयला कहा जाता है इसको। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो ये निकलता है सम्मोहन से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का डायबेक रोग का कारण क्या है? तो नींबू में डायबेक रोग जो है ये कॉपर के कारण होता है, कॉपर की कमी, तो ये तांबा हो जाएगा राइट आंसर इसका। गन मेटल सम्मिश्रण है, तो गन मेटल जो है ये किसका सम्मिश्रण हो जाएगा? कॉपर, टीन, जिंक, और यहाँ देखिए शीशा भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो इसमें से पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उसके बाद देखिए साइट्रस तेल निकाला जाता है, तो ये देवदार से। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो ये एंजाइम जो है लाइजोजाइम है। लाइजोजाइम और टाइलिन, यहाँ देखिए टाइलिन है और लाइजोजाइम, ये लार में उपस्थित एंजाइम होता है। लाइजोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरित रोग है? इसमें से लैंगिक संचरित रोग, तो ये सिल्फिस है, ठीक है, सिल्फिस याद रखिएगा। अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति, देखिए अवस्रव्य पूछा गया है, तो अब आपको पता हो जाएगा अवस्रव्य यानी कि 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम अवस्रव्य, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। अच्छा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको ऑडिबल श्रव्य कहा जाता है, और पराश्रव्य कहा जाता है इस वाली रेंज से अधिक की आवृत्ति को। चलिए, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में प्रयोग होता है किसका? तो कृत्रिम वर्षा में जो है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे आप सिल्वर क्लोराइड दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड, तो फ्रेंड्स ये फोटोक्रोमेटिक कांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं, तो घड़ी को पता है कि टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g होता है। अब इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि किसी लोलक घड़ी को अगर हम पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाएं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लोलक घड़ी को पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाएं तो क्या होगा? घड़ी का आवर्तकाल, ये टी जो है आवर्तकाल है, ये क्या होगा? बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जब आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है कि घड़ी सुस्त हो जाती है, घड़ी धीरे धीरे दोलन करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर आपने पढ़ रखा है कि ये जो जी का मान है ये क्या होता है? घटता है, यानी कि कम हो जाता है। क्लियर? याद रखेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर जो जी का मान होता है ये पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। क्लियर? यानी कि घड़ी क्या होगी? घड़ी जो होगी फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी? घड़ी सुस्त हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि अगर आपसे पूछा जाता कि यदि यही सेम क्वेश्चन होता यहाँ चंद्रमा पर न दे करके यहाँ पर अगर पूछा होता कि अगर उपग्रह पर ले जाएं तो घड़ी क्या होगी, तो देखिए उपग्रह पर क्या होता है? भारहीनता होता है, और इस भारहीनता के कारण उपग्रह पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। जी का मान 0 होगा, अर्थात जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? टी क्या हो जाएगा? अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे अनंत जब हो जाएगा तो यह घड़ी जो है काम नहीं करेगी, यानी कि कार्य करना बंद कर देगी। अगर यहाँ पर उपग्रह दिया रहता तब, तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है। और आवर्तकाल जो होता है यह लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर के गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। ये वाला प्रश्न पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है। तो ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया हो या फिर से पूछ लिया गया हो, इस तरह की संभावना है। तो आपको पता है कि आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है, केवल तरंग दर और वेग बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर दिया गया है, केवल तरंग दर और वेग बदलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और इससे पहले मैंने हिस्ट्री को भी, पॉलिटी को भी और ज्योग्राफी को अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। एक वीडियो में हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री को, दूसरे वीडियो में कंप्लीट ज्योग्राफी को, और एक वीडियो में कंप्लीट पॉलिटी को मैंने कवर करा दिया था। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न कई बार कई एग्जामिनेशन में, बिहार एसएससी में भी पूछ लिया गया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर के द्वारा जो है नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 ईस्वी में बनाया गया था। और देखिए विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न जो न्यूट्रॉन होती है उसकी गति तीव्र होती है, और इन न्यूट्रॉनों की गति को मंदित करने के लिए भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग मंदक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो यही पूछा गया है कि मंदक का काम करता है कौन, तो भारी जल D2O जिसका सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है, और ये छड़ें जो होती हैं इनको कंट्रोल रॉड्स कहा जाता है, यानी कि नियंत्रक छड़ें कहा जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे, अगर नियंत्रक छड़े के रूप में पूछता है किसका इस्तेमाल होता है, तो कैडमियम या बोरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो होगा यह शुक्र है, विनस है। ध्यान रखेंगे यह सबसे गर्म ग्रह है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। और इसको जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी, सांझ का तारा, भोर का तारा, इन सब नामों से जाना जाता है। और देखिए अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, यानी कि दूसरे नंबर पर यह आएगा शुक्र ग्रह। पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। चौथे नंबर पर मंगल आता है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और आखिर में वरुण आता है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, क्रम पूछा जाता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पर, शुक्र दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बुध ग्रह है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बर्ड फ्लू पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा H5N1। यहाँ मैं लिखता हूँ H5N1। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए H5 यहाँ पर H5N1 दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा H5N1। क्लियर। अच्छा, स्वाइन फ्लू जो होता है, स्वाइन फ्लू के जो वायरस हैं WHO के द्वारा स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया गया है, H1N1 नाम दिया गया है स्वाइन फ्लू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन जो उत्पादन होता है यह अग्नाशय से होता है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल के द्वारा यह स्रावित होता है। क्लियर। अगर अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन बंद कर दे तो मूत्र यानी कि जो यूरिन है और जो ब्लड है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इंसुलिन के अल्प स्रवण से, इंसुलिन के कम स्रवण से मधुमेह नामक रोग होता है। कौन सा? डायबिटीज, मधुमेह होता है इंसुलिन अगर कम स्रावित होगा। अगर इंसुलिन ज़्यादा स्रावित होता है, अति श्रवण होता है इसका, तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है, किसमें बढ़ता है? तो आपको पता है कि इंसुलिन जो होता है ये अगर कम स्रावित होगा तो अल्प स्रावित होता है, तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा जो है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। चलिए, राइट आंसर इसका पैनक्रियाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। तो 3 समस्थानिक है, आपको पता है कौन कौन से? प्रोटियम, यहाँ पर मैं लिखते चलता हूँ, ये प्रोटियम है,
ये आपका ड्यूटीरियम है, ये क्या है, ड्यूटीरियम है, और ये जो है क्या है, ट्राइटियम है। अब यहाँ से अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाएगा इनमें, तो इसमें 0 होगा, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा। 2 - 1 इसमें 1 होगा न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होगी। क्लियर। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और हाइड्रोजन का ये वाला जो समस्थानिक है जिसको ट्राइटियम कहा जाता है, यह रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। पिच ब्लेंड जो है यह किसका अयस्क है, तो यह यूरेनियम का है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है, यानी कि आशा धातु इसको कहा जाता है यूरेनियम को। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं, तो प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है अवतल दर्पण पर, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इतना तो आपको पता है। इसमें क्या होगा कि वस्तु जो होता है ये समान आकार का होता है, वस्तु जो होता है ये समान आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह उल्टा तथा वास्तविक होता है, उल्टा तथा वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए जो है यह लीवर में, यकृत में यह संग्रहित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। देखिए, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया का आपको पता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और रिंग वर्म या दाद जो है ये कवक के कारण होता है, फंगी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है। थायराइड ग्रंथि का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो थायराइड ग्रंथि जो है गले के स्वर तंत्र यानी कि लैरिंक्स के नीचे, यहाँ मैं लिखता हूँ लैरिंक्स, ठीक है, अंग्रेजी में भी मैं लिख देता हूँ लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है ये स्रावित होता है, और थायरॉक्सिन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है। ग्वाइटर, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्वाइटर रोग होता है थायरॉक्सिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, गला हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है। पोलियो जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायरस के कारण। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था, जॉनस साल्क ने किया था। अच्छा, पोलियो ड्रॉप की खोज अगर पूछा जाए तो एल्बर्ट साइबिन ने किया था। एल्बर्ट साइबिन ने पोलियो ड्रॉप की खोज किया था, और पोलियो का टीका पूछेगा तो जॉनस साल्क ने किया था। ठीक है, जॉनस साल्क ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। अच्छा, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड यहाँ मैं लिखता हूँ इम्यूनो सॉर्बेंट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और एलिसा जांच एड्स में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स जो होता है यह वायरस से होने वाला रोग है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो ये NPK होता है, आपने पढ़ा भी होगा, नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज जो है यह किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, तो 1928 में किया था, और इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। इसमें से गलत कौन सा है। अच्छा, डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यहाँ मैडम क्यूरी दिया गया है, तो यही वाला गलत दिया गया है। बाकी देखिए, टेलीफोन ग्राहम बेल सही है, टेलीविजन जेलबर्ड सही है, और स्टीम इंजन जेम्स वाट ये भी जो है सही दिया गया है। तो गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो इसका जो फिलामेंट होता है यह किसका बना होता है, बताइएगा राइट आंसर इसका। टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अच्छा, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अम्ल वर्षा होता है, यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए, तो ये होता है नाइट्रस के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा पूछा गया है, सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है, तो देखिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम, और हीमोग्लोबिन में लौह धातु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी मैग्नीशियम और लौह क्रमशः हो जाएगा।
क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था तेलों का हाइड्रोजनीकरण, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन गैस होता है और यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। निकेल उत्प्रेरक, अगर कैटलिस्ट पूछेगा तो ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इसका ऑक्सीकरण सदैव -1 होता है, तो ये है आपका कौन सा, इसमें से फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में जो होता है बताइएगा राइट आंसर। इसका 1 मोल में क्या होता है, तो 1 मोल में सभी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर ये होता है 6 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु, और इसको यह जो संख्या है यह अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो नंबर कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। CO2 के 1 मोल में कितना होता है, तो 6 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु होते हैं, ठीक है, इसको अवगाद्रो नंबर कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। अच्छा, हेलोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्वपोषी पोषण के समान होता है, जिसमें कि कार्बन, यहाँ देखिए कार्बनिक कच्ची सामग्री को, यह स्वपोषी पोषण के समान होता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें कार्बनिक कच्ची सामग्रियों को सौर ऊर्जा की सहायता से कार्बनिक अवस्था से परिवर्तित करने के लिए बाहर से प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार का पोषण जो होता है, होलोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होता है, यह यूग्लिना में होता है। किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो यह कौन है, यह माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, एक लाइसोसोम होता है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बोरेक्स किसका अयस्क है, बोरेक्स जो है यह किसका अयस्क है, तो यह सोडियम का है, ठीक है, सोडियम का। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, मैं 55 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, आप सिर्फ गलत जितने क्वेश्चन का आंसर आप दिए होंगे उसका आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने इतना प्रश्न का आंसर गलत दिया। मैं समझ जाऊंगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। आप या फिर आप अगर काउंट कर सकते हैं तो कमेंट करके अपने सही प्रश्नों का आंसर बता दीजिएगा कि इतने प्रश्न मैंने सही किए थे। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर। अच्छा, सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। यहाँ दूसरा पूछा गया है शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायु प्रदूषण का सूचक कौन है, तो इसमें कौन सा है वायु प्रदूषण का, लाइकेन होता है। यहाँ पर देखिए काई लाइकेन दिया गया है। किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, समुद्र जो है नीला दिखाई किसके कारण से होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर के रूप में जो है यह बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये धोने वाला सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सोडियम क्लोराइड नमक है खाने वाला। मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं, जोड़ा पूछा गया है तो 23 जोड़ा, संख्या पूछा जाएगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हो सकता है ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया भी गया 46, तो गलती से आपको 46 लग जाएगा। जोड़ा पूछा गया तो 23 लगाना है। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो अधिकतम यह होती है लाल रंग के प्रकाश में। आपको पता भी है कि लाल रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जर किस कारण होता है, काला जर, ध्यान से सुनिए। देखिए काला जर जो होता है इसमें क्या होता है, रोगी को तेज बुखार होता है, तेज बुखार होता है काला जर में। और काला जर लिस्मेनिया डोनोवानी, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजुआ से फैलता है, ठीक है। और इस परजीवी का जो वाहक होता है, प्रोटोजुआ हिंदी में परजीवी कहा जाता है, इस प्रोटोजुआ का वाहक सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होता है, बालू मक्खी, सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, लिस्मेनिया। ऑप्शन नंबर इसका लिस्मेनिया डोनोवानी मैंने बताया। चलिए
प्रोटोजोआ है ये। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? अच्छा, अब तो ये आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा क्योंकि यहाँ रक्त प्लेटलेट्स दिया गया है। ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट याद रखेंगे आप, ठीक है। अब क्या है कि ऑप्शन में आपको रक्त प्लेटलेट्स कम मिलेगा, सीधे थ्रोम्बोसाइट दिया जाएगा, तो थ्रोम्बोसाइट भी इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, श्वेत रक्तकण का क्या नाम है? ल्यूकोसाइट है। ल्यूकोसाइट क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट्स इसका नाम है, ठीक है। और लाल रक्तकण का एरिथ्रोसाइट, यहाँ मैं लिखता हूँ एरिथ्रोसाइट्स। तो ये नाम आप याद रखेंगे आप, ठीक है। हो सकता है पूछा जाए, लाल रक्तकण ना दे करके कहीं कहीं आपको पता है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है लाल रक्तकण का, तो वहाँ एरिथ्रोसाइट दे दिया जाए, श्वेत रंग का ल्यूकोसाइट दे दिया जाए और यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट दे दिया जाएगा, तो क्या करेंगे? इसलिए ये नाम याद रखना है, रक्त प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहा जाता है। देखिए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। बताइए, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन जो होता है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। क्लियर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आमाशयिक रस में पाया जाता है, यह पेट में आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। आमाशयिक रस जो होता है HCl, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए अग्नाशय में याद रखेंगे, अग्नाशय में आपका हो जाएगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये अग्नाशय में पेप्सिन, अमाशय में आमाशयिक रस में, और लार में टाइलिन, लार में टाइलिन और लाइजोजाइम नामक जो है ये इसमें पाया जाता है एंजाइम, लाइजोजाइम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है कि जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, जरा दृष्टि जो होता है इसमें ना ही निकट की वस्तु व्यक्ति देख पाता है और ना ही दूर की वस्तु, ठीक है। तो इसके लिए बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों प्रकार का लेंस होता है, उत्तल और अवतल, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा, अगर हम उत्तल लेंस अगर बात करें तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस का जो होता है ये निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। और देखिए एक अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता, इसमें बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी वेपर और ऑर्गन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे जो होता है, एक्स किरण एक उदाहरण है। तो एक्स किरण की खोज रोंगजन ने किया था और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग है, या अयांत्रिक तरंग, दोनों याद रखेंगे, यानी कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है और नॉन मैकेनिकल वेव भी है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, और अयांत्रिक भी ध्यान रखेंगे, नॉन मैकेनिकल वेव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है समूह कहा जाता है, यानी कि इसको ग्रुप कहा जाता है, और जो क्षैतिज है उनको पीरियड यानी कि आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, तो मैंने बताया सबसे कम होता है बैगनी का और सबसे अधिक जो होता है ये लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो इसमें से सबसे भारी तत्व ओस्मियम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर ध्यान रखेंगे एक ऐसी युक्ति है जिसमें बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली, मैंने बताया था आत्महत्या की थैली कोशिका का कहा जाता है लाइजोसोम को। तो यहाँ देखिए लाइजोसोम दिया गया है। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री होता है, और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और गोल्जिकाय जो है इसको यातायात प्रबंधन कहा जाता है कोशिका का। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला मैग्नेटाइट हो जाएगा, ये सभी लौह अयस्क ही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन नहीं है? जीवाश्मी ईंधन इसमें से कौन सा नहीं है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला जीवाश्मी ईंधन हैं, और ये नहीं पूछा गया तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है? गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इनके भंडार सीमित होते हैं और इनको प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा पुनरुत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से देखिए गैर नवीकरणीय जो है आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो गैर नवीकरणीय की अगर हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं आपके गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कोयला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पवन, जल विद्युत और सौर, ये जो है ये नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है? तो मैंने बताया था इंसुलिन जो स्रावित होता है यह अग्नाशय से, पैनक्रियाज से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है ये इनमें से कौन सा है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए IgA होगा इसका राइट आंसर। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? तो इनको पैरेलल जोड़ना चाहिए, समानांतर जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो मैंने बताया था नाइक्रोम होता है विद्युत हीटर में। टंगस्टन किसमें होता है? तो ये आपका विद्युत बल्ब में। हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है। तो ये हल्दी जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग में जो होता है आपका रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया, जॉन्डिस, यकृत से संबंधित रोग है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो लीवर जो है, यकृत जो है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि की प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है और वीडियो के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। 55 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, बिल्कुल सही बात है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका कारण क्या है यह आपसे पूछा गया। देखिए ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का अपरूप है, ये आपको पता है, ठीक है। और देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की यूज की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, तो पेंसिल के लेड बनाने में होता है, लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस इसमें से कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए, फिर आंसर दीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्यूरी, ठीक है। क्यूरी जो है मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज किया था और इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, एक बार फिजिक्स के लिए और दूसरी बार इनको केमिस्ट्री के लिए। 1903 में, यहाँ मैं लिखता हूँ 1903 में इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए दिया गया था नोबेल प्राइज़, और एक बार 1911 में जो है इनको रेडियम की शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्ड्स अभिक्रिया, बर्ड रिएक्शन इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। किसको प्राप्त करने हेतु बर्ड रिएक्शन का प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर इसका एल्केन हो जाएगा, ठीक है। देखिए एथिल ब्रोमाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तब जो है ब्यूटेन प्राप्त होता है। ब्यूटेन क्या है? ब्यूटेन एल्केन ग्रुप का है और इसे ही हम लोग बर्ड्स रिएक्शन कहते हैं, बर्ड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिरके का पीएच मान लगभग होता है। यहाँ देखिए लगभग शब्द लगा हुआ है, तो ये 2.4 से लेकर के 3.4 के बीच में होता है पीएच मान। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया। अच्छा 7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। खाने वाला जो नमक है NaCl उसका पीएच मान होता है, और जो शुद्ध पानी है उसका पीएच मान भी 7 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मशरूम क्या है? मशरूम जो है एक कवक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लक्स इसकी इकाई है। लक्स जो है यह किसकी इकाई है? तो देखिए लक्स जो है यह प्रदीप्ति की इकाई है, ठीक है। अच्छा एक कैंडेला है, कैंडेला पूछा जाता है,
थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न होता है लेकर के। तो कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता की यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई है। ताप की इकाई क्या है? केल्विन है। द्रव्यमान का किलोग्राम है और बल का न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? अधिकतम कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। ठीक है, यह सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। और जो सामान्य किस्म का कोयला है ये बिटुमिनस होता है, और जो निम्न किस्म का जो सबसे खराब मतलब कहिए जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है वो कौन सा है फ्रेंड्स, बताइए? तो ये पीट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो ये आपको पता है, मधुमेह स्रावित इंसुलिन जो होता है यह कहाँ से स्रावित होता है? तो पैनक्रियाज से। ठीक है, और पैनक्रियाज का यानी कि अग्नाशय का जो लैंगरहैंस की दीपिका का बीटा सेल है वहीं से यह स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का जो रंग है यह तारों के तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर दूरी भी दिया गया है तो ऐसा नहीं, इनके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आयोडीन स्टार्च परीक्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसका उपयोग स्टार्च की उपस्थिति के लिए किया जाता है, और आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का भी परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गाजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंधी या झंझावत की संभावना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह सेकंड सीजीएल पीटी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहिता यूनिवर्सल रेसिपिटर है? तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ को। ब्लड ग्रुप की खोज किया था किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी एचजी से, यहाँ देखिए सिंबल भी दिया गया है, भारी बाल्टीन में गिराई जाती है तो क्या होगी? तो जब लोहे की गेंद को मरकरी से भारी बाल्टीन में गिराई जाती है तो यह क्या होगा? पारे की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी? तो इसका जो होता है घनत्व इस्पात का यानी कि लोहे का घनत्व पारे की घनत्व की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसीलिए यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस निमित्त है? तो देखिए मांसपेशियों के कार्य करने में के लिए भी, हड्डियों के विकास के लिए भी, और खून जमने के लिए भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है इसमें से? तो कार की बैटरी में जो है किसका इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया H2SO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है वो कौन सा है इसमें से? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। उसके बाद देखिए कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, अब इसमें से देखिए सारे घर्षण जो हैं जितने प्रकार के वो दिए गए हैं और पूछा गया है कि मतलब उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो आपको पता है कि जो घर्षण बल होता है वो सतहों की प्रकृति जो होती है उस पर निर्भर करता है, और जो स्थैतिक घर्षण है वो उसका मान सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक घर्षण का, फिर हो जाएगा गतिज घर्षण का और रोलिंग घर्षण का। तो ये वाला जो क्रम दिया गया है ये सही दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए ठीक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सेल्सियस पैमाने पर पूछा गया है, फ़ारेनहाइट का यहाँ पर जो है दिया गया है मान, और आपसे पूछा गया है सेल्सियस पैमाने पर। तो अगर फॉर्मूला आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। C/5 इक्वल टू कितना होता है? F - 32
अपॉन 9 होता है। अब यहाँ f के जगह पर यहाँ 5 पुट कर दीजिए, यहाँ 5 दिया गया है, यहाँ चलिए 5 मैं पुट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ 5 है -32 है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो c/5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा। 32 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, -27 और 9 है, तो यहाँ पे फिर ये एक बार 9 तिरके 27 होता है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ माइनस है, ध्यान रखना आपको, तो ये -15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है, -15 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धांत जो यहाँ पर दिया गया है ये किसका है। तो ये आपको देख करके ही पता चल गया होगा कि ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी किसका इसमें से, तो ये करेगा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है यह कहाँ संचित रहता है, तो लीवर में, यकृत में, ठीक है, और इसी का उपयोग जो है किया जाता है सर्वप्रथम भूख लगने पर। इनमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है बताइए। तो इसमें से प्रोटीन जो नहीं है ये लिम्फोसाइट हो जाएगा। लिम्फोसाइट जो है क्या है, ब्लड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं में होता है। तो विषाणु जो होता है उनमें आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, लेकिन कोई विषाणु एक साथ आरएनए और डीएनए नहीं होगा, या तो वो आरएनए होगा या फिर वो डीएनए का होगा। तो यहाँ तो या तो आरएनए या फिर डीएनए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा यहाँ पर देखिए समतल दर्पण दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है समतल दर्पण में, तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब वह 2 भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होता है, उसको 2 भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री एंगल पर अगर हम घुमाएं तो परावर्तित किरण 2 थीटा जो होगा डिग्री कोण पर घूम जाएगी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स चार्ल्स का नियम क्या है, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो आयतन है यह क्या है, टेम्परेचर के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो संपर्क विधि का जो है यहाँ पर प्रयोग होता है किसके निर्माण में, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसके व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए। तो H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है, तो वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब का घटना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो ये आपको पता है यह कोशिका WBC है, ठीक है, जिसको कि सफ़ेद रक्त कणिका कहा जाता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, मैंने कई बार आपको बताया है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है। पेप्टिक अल्सर जो होता है यह क्या है, तो पेप्टिक अल्सर जो है ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स एक तरह का घाव होता है, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो इसमें लेक्लांजी सेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है। अच्छा, रक्त में जो है प्लाज्मा पाया जाता है, और कुल रक्त का 55% जो होता है लगभग प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जल होता है। सोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है। सोल्डर बना होता है टीन और सीसा का। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर इसका। जिस प्रकार से मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है। तो जरा विज्ञान संबंधित है उम्र वृद्धि के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। अभी मैंने बताया था आपको 0.03%, ठीक है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, और ऑक्सीजन जो होता है 21% लगभग होता है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम आर्गन डेटिंग
भूगार्भिक प्राचीन भूगार्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कि सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, एसिटोबैक्टर एसिएटी से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये ग्लोबुलिन है। अच्छा, ग्लोबुलिन मानव रक्त में प्रोटीन का एक समूह है या लिवर में प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा जो है निर्मित होता है, और ग्लोबुलिन लिवर के कार्य रक्त के थक्के जमने और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस तरंग का प्रयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंफ्रासोनिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इंफ्रासोनिक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना आपको। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अल्ट्रासोनिक नहीं है, इंफ्रासोनिक है, तो ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है, तो टॉर्च में जो है ड्राई सेल का, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत जीवन अवधि कितनी होती है WBC का, तो ये 5 से 7 दिन होता है। RBC का पूछेगा तो कितना होगा, 20 से 120 दिन। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है, कारण क्या है, तो गर्म सूप का पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसीलिए यह स्वादिष्ट होता है। अगला प्रश्न कि कौन सी रासायनिक घटना है, इसमें से रासायनिक घटना पूछा गया है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपने पढ़ा होगा, तो दूध से दही बनना, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी भौतिक घटना है, ये रासायनिक घटना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच और कार्बन डाइऑक्साइड के अपवर्तनांक यहाँ क्रमशः दिए गए हैं। जल का दिया गया है 1.33, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.43, कांच का 1.53 और कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। अब यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश की गति न्यूनतम पूछा गया, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। तो इस सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का है। यहाँ पर देखिए इसी में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पूछता इसमें से कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी, तो जिसका सबसे कम है, यानी कि सबसे कम यहाँ जल का है, इसमें प्रकाश की गति अधिकतम हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, न्यूनतम पूछा गया है यहाँ पर, तो न्यूनतम जिसका अधिकतम अपवर्तनांक है कार्बन डाइसल्फाइड, इसी में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना हो जाएगा, तो 9 यहाँ देखिए 8 मीटर यहाँ पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य यह संबंध है, तो यह जो रिलेशन होता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना अध्ययन के लिए किया जाता है, इसका कारण क्या है। पहले आप सभी ऑप्शन को एक बार देखिए। ठीक है, अच्छा एक्सरे की खोज किसने किया था, रोंगजन ने किया था। एक्सरे में हाई एनर्जी विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। ध्यान रखेंगे एक्सरे किरणों की तरंग दैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणुक की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसीलिए जो है एक्सरे का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो जो सेटिंग की दर है उसको मंदित करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, सीमेंट की खोज किसने किया था, जोसेफ एस्पेडेन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए